जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 8th की भूगोल की एनसीईआरटी का संसाधन एवं विकास नामक बुक का पहला चैप्टर हो चुका है और आज हम इसका दूसरा चैप्टर देखेंगे। और इस दूसरे चैप्टर को हम दो वीडियो में देखेंगे ताकि आप आसानी से वीडियो को समझ पाओ और ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं डालना पड़े। और इस दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो हम इस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ कहानी दी हुई है, आप कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। और बेसिकली इस कहानी में ये दो बच्चों की कहानी दी गई है जहां भूमि उच्चावच में अंतर को आपको समझने को मिलेगा। देखिए, तंजानिया तंजानिया एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। तंजानिया के एक छोटे से गांव में मांबा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। ठीक, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वो कुछ घंटों के बाद लौटती है। यानी पानी की अच्छी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, उनके घर के पास पानी उपलब्ध नहीं है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि है, यानी बहुत अधिक उपजाऊ भूमि इधर नहीं है। चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मात्रा में मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पे उच्चावच सही नहीं है, यानी भूमि यहाँ अच्छी नहीं है, इसलिए इनका जीवन कठिन है। साथ में यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए, कहीं भूमि अगर गड़बड़ है तो एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम खेती करना या बाकी चीज़ें करना आसान कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, इजराइल में किया जा रहा है। इजराइल में पानी की समस्या तो है, लेकिन उन्होंने क्या किया, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का विकास करके अच्छी प्रकार से वो खेती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था तंजानिया में आपको देखने को नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है पीटर की, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ठीक, प्रतिदिन जब पीटर अपने स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान में है। ठीक, तो घास का मैदान है तो भेड़ों के लिए चारा उपलब्ध है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी उपयोग किया गया जिससे इनका जीवन आसान हो गया। यानी भूमि के उपयोग में परिवर्तन लाया जा सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मंबा और पीटर विश्व के दो भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत बड़ा अंतर है। अब देखिए, यहाँ पीटर जो हैं स्कूल जाते हैं और मंबा नामक जो लड़की है वो सुबह सुबह पानी लेने जाती है। तो जीवन में अंतर यहीं से आपको दिख रहा है। यह भिन्नता भूमि की गुणवत्ता, एक जगह भूमि की क्वालिटी अच्छी नहीं, दूसरी जगह कम है। साथ में मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए, न्यूजीलैंड में यानी पीटर के पास जो न्यूजीलैंड के हैं वहां पे घास का मैदान है, जबकि मांबा जो तंजानिया के हैं वहां पथरीली भूमि है। वहां अंतर हो गया प्राकृतिक वनस्पतियों का। प्राणियों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। तो इनके जीवन में जो अंतर आया है वो मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण आया है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है वहां के संसाधन की उपलब्धता। किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन के स्रोत आपके पास उपलब्ध है, जल, भूमि, जलवायु किस प्रकार की उपलब्ध है, वो आपके
जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी कि अगर 100% भूमि है तो इस 100% के 30% भाग पर ही विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक, तो जो बची 10% जनसंख्या है वो 70% क्षेत्र पर निवास करती है। और ये जो 70% क्षेत्र हर जगह लोग नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जो निर्जन हैं, जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक के क्षेत्र, ठीक, साइबेरिया के क्षेत्र, पर्वतों के ऊंचे भाग जहां बर्फ जमे हैं, ये निर्जन है। आगे बढ़ते हैं। अब संसाधनों में सबसे पहले हम भूमि संसाधन को देखते हैं। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि को भी शामिल किया जाता है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक, तो भूपृष्ठ का कुल जो क्षेत्रफल है उसका केवल 30% भाग ही भूमि है। और इस 30% भूमि का जो एरिया है ये भी जीवन जीने के लिए, सभी क्षेत्र जीवन जीने के लिए योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, जहां भी विषम जलवायु परिस्थितियां होंगी वहां जनसंख्या घनत्व कम होगा, कम लोग निवास करेंगे। जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसे एरिया जहां बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमे हैं, मौसम बहुत ठंडा रहता है, ऐसी भूमि जहां बारिश कम होती है और वो मरुस्थलीय भूमि है, ठीक, तो वहां विरल जनसंख्या पाई जाएगी या वो निर्जन क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन के क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक, जैसा मैंने अभी बताया, जहां विषम जलवायु परिस्थितियां होंगी, भूमि उबड़ खाबड़, अच्छी मिट्टी उपलब्ध नहीं होगी कृषि के लिए, वहां वो क्षेत्र क्या होगा, या तो निर्जन होगा या तो जनसंख्या बहुत कम होगी। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अब देखिए, मैदान उर्वर है यानी कृषि के लिए अच्छी मिट्टी यहाँ मौजूद है, साथ में नदी है और नदी की वजह से वहां जल उपलब्ध है। इस कारण से इस क्षेत्र में जन घनत्व ज्यादा होगा, सघन बसा हुआ वो क्षेत्र होगा। अब देखते हैं भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है, किस किस रूप में हम भूमि का उपयोग करते हैं, वो यहाँ देखते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग आप करते हो, वानिकी के लिए भूमि का उपयोग करते हो, खनन के लिए भूमि का उपयोग करते हो, सड़कों के लिए भूमि का उपयोग करते हो, आप उद्योगों के लिए भूमि का उपयोग करते हो। ठीक, और इसी भूमि के उपयोग को भूमि उपयोग कहा जाता है। इसी की क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। भाई, आप भूमि है उसका उपयोग कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा, भूमि उपयोग ही कहा जाएगा। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे अब वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं, तो स्थलाकृति, कैसा उच्चावच है, उबड़ खाबड़ है, समतल मैदान है, कैसा है। दूसरा, मृदा, मृदा है तो उपजाऊ है कि नहीं है। तीसरी, जलवायु, जलवायु जीवन जीने लायक है कि विषम परिस्थितियां हैं, बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। खनिज, खनिज वहां उपलब्ध है कि नहीं है, जल की उपलब्धता है कि नहीं है वहां पे। ठीक, तो ये सब भौतिक कारक हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए भूमि है और वहां जल ही नहीं है, तो क्या आप वहां जा के रह पाओगे। मान लीजिए भूमि है और जलवायु परिस्थितियां विषम हैं, तो क्या वो वहां की भूमि का उपयोग हो पाएगा। ठीक, भूमि है और मृदा अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो क्या उस भूमि का खेती के लिए उपयोग हो पाएगा। तो ये सब भौतिक कारक है जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। अब देखिए, जैसे मैं इजराइल का नाम लिया, इजराइल
एक ऐसा देश है जहां पे जल की मात्रा कम है। ठीक, अब अगर वहां आपको निवास करना है तो वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती करना होगा। ठीक, चाहे वो टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर सिंचाई हो, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इजराइल के लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया। तो प्रौद्योगिकी भी क्या करती है, भूमि के उपयोग के प्रतिरूप को निर्धारित करती है। ठीक, आप जहां पे मान लीजिए भूमि है और जल की व्यवस्था नहीं है, तो आप नहरों द्वारा वहां जल पहुंचा दिए, तो भूमि उपयोग को प्रभावित किया अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि का दो स्वामित्व, या तो आपकी अपनी जमीन होगी या तो आपके पूरे समूह की जमीन होगी। तो दो प्रकार में बांटा गया। निजी भूमि व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। आप कहते होगे, गांव में कहते होगे कि हमारे पास 5 एकड़ जमीन, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, तो क्या है, निजी स्वामित्व की बात करते हो। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। इस पर सभी का बराबर का अधिकार होता है, चाहे वो चराई का काम किया जाए, चाहे वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठे करने की बात की जाए, ठीक, चाहे वहां जो फल है वो खाने की बात की जाए, वो सबका बराबर का अधिकार है। वहां के रहने वाले लोगों को जो समुदाय में है सबका बराबर का अधिकार होता है। सामुदायिक भूमि का समान रूप से उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि उस सामुदायिक भूमि का उपयोग उस समुदाय के लोग जो वहां रहते हैं सभी लोग करते हैं, इसीलिए उसे और क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ऐसा थोड़ी है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो भूमि भी बढ़ती जाएगी, नहीं, भूमि तो उपलब्ध उतनी ही रहेगी जितनी भूमि है। ठीक, और जनसंख्या के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ेगा। पहले मान लीजिए केवल 10 लोग थे, अब 10 लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना था, अब 100 लोग हो गए, तो 100 लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना है, यानी भोजन की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन भूमि तो उतनी ही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, और सीधी सी बात है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, हर जगह हर अलग अलग जगह पे भूमि की गुणवत्ता अलग अलग होगी। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि के विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। सिंपल सी बात है, चूंकि वो सामुदायिक भूमि है, सबका बराबर का अधिकार है, किसी एक के स्वामित्व में नहीं है, तो कोई भी एक व्यक्ति चाहता है तो उस सामुदायिक भूमि में हस्तक्षेप करके अपने मकान बना लेता है, अपनी खेती करना शुरू कर देता है। ठीक, और कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि किसी की वो स्वामित्व निजी स्वामित्व तो है नहीं उस पर। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। अब देखिए, आज के 20-25 साल पहले, या अगर आप 20 साल से 25 साल के नहीं हो तो अपने पिताजी से पूछेगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेगा, जिस भूमि का उपयोग पहले जहां जो हुआ करता था आज भी वही हो रहा है? नहीं। आज देखिए, उद्योग, कल कारखाने, सड़कें आदि चीजें बनाई जा रही हैं। जहां पे पहले खेती किया जाता था या वहां पे ये चीजें स्थापित की जा रही हैं, तो भूमि का उपयोग परिवर्तित हो रहा है लगातार। ठीक, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, किसके कारण, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार हुआ है, इसके कारण भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि की जो क्वालिटी है वो कम हुई है। भूस्खलन बढ़ा है। बेसिकली क्या होता है भूस्खलन, कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊंची चीजों का स्लाइड कर जाना, ऊंची जमीन का स्लाइड करके नीचे आ जाना ही क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। मान लीजिए ढाल वाली जगह है और ये जो मेरे हाथ में मार्कर है ये मिट्टी है, तो यहाँ पेड़ था, पेड़ों की जड़ों ने क्या किया था, मिट्टी को बांध के रखा था। हमने क्या कर दिया, पेड़ को काट दिया, अब पेड़ की जड़ समाप्त हो गई,
अब ये मिट्टी ढीली हो गई और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो नीचे आ गई। ठीक, इसे ही कहते हैं भूमिस्खलन। ठीक, मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस यूं समझिए कि मृदा अपरदन जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, यानी कुल मिला के मृदा की जो वहां उस समय क्वालिटी है वो खराब हो जाना। ठीक, ऊपरी परत का किसी तरह से हट जाना, जैसे पानी मिट्टी को बहा ले गई, हवा मिट्टी को उड़ा ले गई। ठीक, मरुस्थलीकरण। भाई अगर आप पेड़ों को काटोगे तो उस जगह पे बारिश की मात्रा में कमी आएगी, और जब बारिश की मात्रा में कमी आएगी तो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, यानी कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण जो भूमि निम्नीकरण हुआ है, भूमिस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, ये सारी चीजें पर्यावरण के लिए खतरा बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। अब बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक, डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से, यानी भोजन की अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप खेती अधिक करना चाहोगे, खेती अधिक करने के लिए वनों को काट के इसे खेती योग्य भूमि पर परिवर्तित कर दोगे, और खेती योग्य भूमि परिवर्तित कर दोगे तो वन भूमि का विनाश होगा। ठीक, साथ में कृषि योग्य भूमि क्यों खराब हुई है? क्योंकि आप उसमें कीटनाशक का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हो, तो जिसकी वजह से कृषि योग्य भूमि का विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। भाई धीरे धीरे अगर आप जंगल को काटते जाओगे तो समाप्त तो होगा ही एक दिन। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण यानी वन को लगाया जाना, भूमि उद्धार यानी कीटनाशक का कम से कम उपयोग, रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो भूमि संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो यह पहले तो बताया गया भूमि को नुकसान किससे हुआ है, वो क्लियर हुआ। अब भूमि को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? तो वनारोपण करना पड़ेगा, भूमि का उद्धार करना पड़ेगा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना पड़ेगा, अतिचारण पर रोक लगाना पड़ेगा, जिससे भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अब है मृदा टॉपिक। संसाधन में अगला है, पहले तो हम भूमि देखें, अब संसाधन में हम मृदा देखेंगे। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की सतह पे दानेदार कणों की जो पतली परत होती है उसे ही आप क्या कहते हो? मृदा कहते हो। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इस बात को हम आगे समझेंगे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। भूस्खलन हम बाद में देखेंगे। जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब देखिए यहां वर्ड आया अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय होता क्या है? देखिए दो चीज है, एक इरोजन यानी अपरदन और एक वेदरिंग यानी अपक्षय। पहले इरोजन को समझे, उसके बाद आपको अपक्षय समझना आसान हो जाएगा, वेदरिंग समझना आसान हो जाएगा। तो अपरदन क्या होता है? हवा और पानी द्वारा किसी चीज को काट के उड़ा ले जाना, बहा ले जाना अपरदन कहलाता है। या अगर कोई चट्टान ही है, चट्टानों को काट के उड़ा ले जाना, बहा ले जाना अपरदन है। मिट्टी को ही काट के उड़ा ले जाना, बहा ले जाना अपरदन है। किसके द्वारा? हवा और पानी द्वारा। लेकिन अपक्षय क्या है? किसी भी चट्टान का अपनी जगह पे ही टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। यानी चट्टान टूटेगा फूटेगा तो, लेकिन वो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट होके जाएगा नहीं, वहीं पे रह जाएगा, तो इसे आप अपक्षय कहते हो। तो आप सोचोगे फिर टूटेगा, जो तोड़ने वाला उसे लेके नहीं आगे जाएगा? नहीं। बेसिकली मान लीजिए कोई ये चट्टान है
और इस चट्टान पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 50 डिग्री सेल्सियस अगर ये चट्टान गर्म हो गया, ये 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को एब्जॉर्व किया, तो चट्टान एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। आप जानते हो किसी चीज को गर्म करने पर क्या होता है, फैलता है। तो ये चट्टान क्या होगा, फैलेगा। अब रात के समय टेम्परेचर कम होगा, मान लीजिए इसका रात के समय टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब चट्टान क्या होगा, सिकुड़ेगा। अब यही काम हर रोज होगा और हजारों सालों में ये चट्टान टूट फूट के वहीं पड़ा रहेगा और धीरे धीरे उसमें ह्यूमस की मात्रा मिलेगी और धीरे धीरे ये मिट्टी में बदल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां लिखा है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक, अब देखिए अक्षय के बारे में आपको बता दिया हूं। अब देखिए मृदा बनती कैसे है, तो वो यहां बताया गया है। देखिए मृदा के बारे में, सबसे पहले जनक सेल यानी चट्टान जिससे वो मृदा बन रही है, जनक सेल रंग, संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। किस प्रकार का जनक सेल है, जो चट्टान है वो किस नेचर का है, वो चट्टान निर्धारित करेगी कि मिट्टी का रंग कैसा होगा। जैसे आपकी काली मिट्टी जो बनती है वो बेसाल्ट प्रकार के चट्टान से बनती है, वो काली है। क्यों काली है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक तो जनक जो सेल है, मिट्टी के रंग का, गठन का, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, उसमें कौन कौन से खनिज होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, उसकी पारगम्यता क्या होगी, वो निर्धारित करती है वो चट्टान जिससे वो मिट्टी बनने वाली है। दूसरा उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, कितनी मोटी होगी। आगे वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब ये देखिए ये सारे मिलके ही क्या बनाते हैं, ह्यूमस, और ह्यूमस निर्माण की दर को यही प्रभावित करते हैं। अब वहां कितनी वनस्पतियां हैं, कितने प्राणी हैं, कितने सूक्ष्म जीव हैं। अगर ये बहुत अधिक बड़ी मात्रा में है तो वहां ह्यूमस ज्यादा बनेगा, अगर ये कम मात्रा में है तो वहां ह्यूमस कम बनेगा। आगे समय, भाई देखिए टाइम तो लगेगा ही मृदा बनने में, तो समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। भाई इतनी मोटी चट्टान है तो सारा चट्टान एक बार में तो मिट्टी बन नहीं जाएगा, तो समय क्या करेगा, धीरे धीरे मिट्टी बनने की दर, मिट्टी बनती जाएगी और एक समय पूरा चट्टान मिट्टी में बदल जाएगा, लाखों करोड़ों साल में। ठीक, तो कितनी मोटी मृदा है, कहाँ कंकड़ है, कहाँ बारीक मिट्टी है, उसके नीचे कैसी मिट्टी है, उसके नीचे कंकड़ है, क्या है, वो सब समय निर्धारित करता है। ठीक, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो जो जलवायु है, तापमान है, वर्षा है और अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से फाइनली मृदा बनती है, और मृदा जो बनती है मुख्य रूप से जो चट्टान है उसके टूटने फूटने से ही बनती है, उसमें ह्यूमस मिल जाता है और मिट्टी बनती है। इसमें समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप अभी देखो 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिट्टी निर्माण के कारक, अब मिट्टी निर्माण के कारक क्या है, अभी पीछे देख चुके, फिर देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। तो मृदा निर्माण का जो मुख्य कारक है, एक तो चट्टान है और दूसरा जलवायु है। मृदा निर्माण के अन्य कारक वहां की स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये अन्य कारक है मृदा के निर्माण के। तो मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन है, जनक सेल, वहां की जलवायु परिस्थितियां, वहां की स्थलाकृति, वहां के जैव पदार्थ और समय, टाइम ड्यूरेशन। अलग अलग स्थानों पे ये सभी भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति पाई जाएगी, अलग प्रकार के जैव पदार्थ पाए जाएंगे।
ठीक। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ठीक, मृदा का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, यानी मृदा की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है, और उसके संरक्षण के लिए उपाय क्या हैं, ये हम देखते हैं। मृदा अपरदन, क्षीणता मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। ठीक, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा यानी मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन है, वन का विनाश, अतिचारण है, बहुत अधिक मात्रा में चराना है जानवरों को, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। ये सभी कारक मृदा का निम्नीकरण करते हैं, मृदा की क्वालिटी को खराब करते हैं। अब देखिए मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। देखिए मृदा संरक्षण की विधियां, ठीक, कुछ आगे दिया गया है। सबसे पहला है मल्च बनाना। मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाता हूं मल्च बनाना क्या होता है। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। देखिए अब मान लीजिए पेड़ फसल की एक लाइन ये है और फसल की एक लाइन ये है, और इसके बीच में ये भाग में कुछ नहीं है। अब आप सोचिए जो ये वाला भाग है यहां फसल नहीं है, तो जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, जब भी सूरज की किरणें पड़ेंगी तो यहां की जो नमी होगी वो उड़ जाएगी वाष्प बन के। अब इसी नमी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस खाली जगह पर प्रवाल से ढक दिया जाता है ताकि इस क्षेत्र की मृदा की आर्द्रता बनी रहे, उसकी नमी बनी रहे। एक तो इसे कहते हैं मल्च बनाना। आगे देखते हैं वेदिका फॉर्म। देखिए चौड़े समतल सोपान, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं वेदिका फॉर्म। ये क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अब होता क्या है, मान लीजिए ये ढाल वाला इलाका है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में ये ढाल वाला इलाका है। अब ये एरिया समतल है, क्योंकि जैसे ये ढाल है तो हमने चट्टानों को काट के समतल भूमि बना ली, लेकिन नीचे तो ऐसे ढाल है, अगर बारिश होगी तो ये जो मिट्टी है इस पे वो बह जाएगी। तो इस बहने को रोकने के लिए क्या करना पड़ा है, मेढ़ बना देना है, वेदिका बना देना है। तो यहाँ क्या करते हैं, मेढ़ बना देते हैं, इस पे क्या कर दिया, मेढ़ बना दिए। तो बारिश जब होगी तो पानी जो बहेगा, तो पानी तो बहेगा लेकिन ये मेढ़ क्या करेगी, मिट्टी को नहीं बहने देगी, पानी ओवरफ्लो करके आगे बढ़ जाएगा और मिट्टी बची रहेगी। उसे ही कहते हैं वेदिका फार्मिंग। ठीक, तो मृदा अपरदन जो जल द्वारा वहां पे होगा वो रुक जाएगा। ठीक, समुच्च रेखी जुताई। अब समुच्च रेखी जुताई देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब देखिए समुच्च रेखी जुताई क्या, मान लीजिए ये ढाल वाला कोई इलाका है, अगर हम इसकी जुताई इस तरह से करें, इस तरह से कर दें, तो जब जल बहेगा तो उसको एकदम आसानी होगी बहने के लिए और मिट्टी को बहा के अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन जरा देखिए वही ढाल वाला इलाका ये भी है, अगर हम इसकी जुताई ढाल के अगेंस्ट करते हैं, ढाल ऐसे है तो उसके अगेंस्ट जुताई करते हैं, हम इस तरह से जुताई कर देते हैं मिट्टी की। ठीक, अब इस तरह जुताई करने की वजह से जो जल प्रवाह होगा, जुताई की वजह से जल प्रवाह की जो स्पीड होगी वो धीमी पड़ जाएगी और मृदा अपरदन भी कम होगा। बात क्लियर? तो उसे कहते हैं समुच्च रेखीय जुताई। अब रक्षक मेखला, अगला है रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। बेसिकली होता है तटीय क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में हवा तेज चलती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है तो मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है और हवा के साथ वो मिट्टी उड़ जाती है, जिसकी वजह से
उपजाऊ मिट्टी का नुकसान होता है, मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाती है तो उस भूमि में तो उपजाऊ मिट्टी चली गई वहां से। इसलिए उस उपजाऊ मिट्टी को बचाए रखने के लिए हम खेत के चारों ओर क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। जिस ओर से हवा आती है उसके विरोध में पेड़ लगा दिए। अब ये जो पेड़ है लग गया, अब हवा बहेगी, मान लीजिए इधर से हवा आ रही है तो इस पेड़ के द्वारा हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस मिट्टी को उड़ा के वो लेके नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है इसमें इसे कहा जाता है, जो उपाय किया जाता है मृदा निम्नीकरण को रोकने के लिए, उसे कहते हैं रक्षक मेखलाएं। आगे देखिए, समुच्च रोधी वेदिका, सॉरी समुच्च रेखी रोधिकाएं, समुच्च रोधी रोधिकाएं, सॉरी समुच्च रेखी रोधिकाएं। समुच्च रेखा पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। ठीक, तो कुल मिला के एक बाड़ा बना दिया जाता है, एक मेड़ बना दी जाती है और उस मेड़ के पास में ही एक गड्ढा बना दिया जाता है ताकि वहां पे जल इकट्ठा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, चट्टान बांध। अगला है चट्टान बांध। देखिए, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, चट्टान बांध यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। बेसिकली बांध बना दिया जाता है कंक्रीट का, तो उसे हम कह दिए चट्टान बांध। और जल प्रवाह, अगर मिट्टी का बांध बनेगा तो उसको तोड़ के बह जाता है, तो इसलिए चट्टानों से बांध बनाया जाता है जिससे प्रवाह नियंत्रित रहे। बीज की फसल उगाना एक और प्रकार है मृदा निम्नीकरण के रोकने का, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाया जाता है। अब मान लीजिए एक कतार ये है, एक कतार ये है, एक कतार ये है फसल की। ये फसल जो लगी है ये जनवरी में तैयार होगी, ये फसल जो लगी है ये फरवरी में तैयार होगी, ये फसल जो लगी है ये मार्च में तैयार होगी। ठीक, तो हमने इस फसल को जनवरी में काट लिया, इसको फरवरी में काटा, इसे मार्च में काटा। अब जब तक मार्च वाली फसल कटेगी तब तक यहाँ पे एक फसल और लग जाएगी। तो एकांतर कतारों में, एक के बाद एक कतारों में इस प्रकार की फसल लगाई जाती है, तो इसे कहते हैं बीज की फसल उगाना। ठीक, अब अगले संसाधन पर आ जाते हैं, जल संसाधन। और जल संसाधन में एक चीज देखते हैं जिसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी प्रति वर्ष थी। यानी एक व्यक्ति एक साल में 3850 घन किमी जल का उपयोग करता था 1975 में। लेकिन वर्ष 2000 में यह बढ़कर 6000 घन किमी प्रति वर्ष हो गया। यानी सन 2000 में एक व्यक्ति एक साल में 6000 घन किमी जल का उपयोग करता है। यानी जल के उपयोग की मात्रा में वृद्धि हुई है। जहां पहले एक व्यक्ति कम जल का उपयोग करता था, आज 1975 की तुलना में उसका दुगुना, लगभग दोगुना उपयोग करना शुरू कर दिया है। एक और है, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। यानी आप जो नल यूज करते हो टोटी वाला पानी के लिए, अगर वो टपक रहा बूंद बूंद, तो एक साल में 1200 लीटर जल व्यर्थ हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को हम पढ़ते हैं। देखिए, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसका पुनर्निर्माण हो सके, वो नवीकरणीय संसाधन है। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसलिए इस पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ठीक, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। तो जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ? समुद्रों में ही प्रारंभ हुआ जीवन। यद्यपि
आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। अब देखिए ये 3/4 तो पूरा जल है जिसमें झील वील सब मिलाया गया है, लेकिन एक 2/3 भाग पर केवल महासागर महासागर ही हैं, जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, एक साउथ ओशियन। इसी से 2/3 भाग पृथ्वी का ढका हुआ है। और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं की मदद करते हैं ये महासागर। महासागरों का जल लवणी है यानी खारा जल है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। खारा जल कहाँ उपयोग करोगे, ना पीने में उपयोग कर पाओगे, ना ही सिंचाई में आप उसका उपयोग कर पाओगे। अलवण जल केवल 2.7% ही है, यानी जो फ्रेश वाटर जिसे कहते हो वो केवल और केवल 2.7% है। और इस 2.7% का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आप बताइए, एक तो 2.7% ही हमारे पास स्वच्छ जल है जिसे हम उपयोग में ले सकते हैं, और इसका भी लगभग 70% हिस्सा बर्फों के रूप में है जहां पर हमारी पहुंच नहीं है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब केवल 1% अलवण जल ही उपलब्ध है, यानी केवल 1% फ्रेश वाटर जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह यानी जो ये 1% जल उपलब्ध है ये कहाँ पे है, तो भौम जल यानी जमीन के नीचे जो जल है, नदियों में, झीलों में, पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यही 1% जल जो हमारे उपयोग में आता है। अब देखिए, इसलिए अलवणी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। बिना जल से हम रह ही नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। भाई ऐसा थोड़ी आप जल बनाना शुरू कर दोगे, तो न जल को आप बढ़ा सकते हो न जल को घटा सकते हो। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है महासागर और इधर पूरा ये जमीन वाला एरिया है। अब महासागर पर सूरज की किरणें पड़ी, महासागर का जल गर्म हुआ और वाष्पीकृत हुआ और वाष्पीकृत होकर ऊपर गया और बादल बना। ठीक, और इन बादलों द्वारा जमीन पर वर्षा हुई और ये पानी जमीन पर आया और फिर जमीन से झीलों में होते हुए बहते हुए ये फाइनली फिर समुद्र में चला गया। तो वाष्पीकृत हुआ, बादल बना, उसके बाद फिर जमीन में बारिश हुई, फिर ये समुद्र में मिल गया। इसी को कहा जाता है जल चक्र। ठीक, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने अथवा धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल का जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणी जल की पूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, यानी अलवणी यानी फ्रेश वाटर की आपूर्ति की कमी, यानी डिमांड में जो है उससे कम हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो है बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। तो जो फ्रेश वाटर है उसकी डिमांड अधिक है और उसकी सप्लाई कम हो पा रही है। ये सप्लाई क्यों कम है, क्यों हमें पर्याप्त मात्रा में फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, ताज़ा जल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण ये है कि जनसंख्या अधिक होने की वजह से डिमांड अधिक हो गई है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से अधिक हमें फसलें उपजानी पड़े तो इसमें भी डिमांड अधिक हो गई है। नगदी फसलें उपजानी पड़ रही है, नगदी फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होगी, इसकी वजह से कम हो गई है। नगरीकरण बढ़ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है।
इन सब कारणों से फ्रेश वाटर की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन आपूर्ति कम हो पा रही है। और आप देखिए फ्रेश वाटर का जो हम यूज करते हैं, क्रियाकलाप में दिया है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। और इस 150 लीटर जल का उपयोग कहाँ कहाँ करता है, तो देखिए पीने में लगभग 3 लीटर पानी पीता है एक सामान्य व्यक्ति, खाना बनाने में 4 लीटर जल का उपयोग करता है, नहाने में 20 लीटर जल का उपयोग करता है, शौचालय में 40 लीटर जल का उपयोग करता है, वस्त्र धोने में 40 लीटर जल का उपयोग करता है, बर्तन धोने में 20 लीटर जल का उपयोग करता है, बागवानी में 23 लीटर जल का उपयोग करता है। और कुल मिलाकर इस तरह 150 लीटर जल का उपयोग एक व्यक्ति सामान्य रूप से करता है। ठीक, ये तो है। अब देखते हैं लिखा है, क्या आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है, यानी एक ऐसा बाजार जहां जल बेचा जाता है? तो सौराष्ट्र प्रदेश के 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास के तालुके से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। आप सोचिए जहां से पानी खरीदा जा रहा है वो क्या है, वो जल बाजार ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। अब जल उपलब्धता की क्या समस्याएं हैं वो देखा जाए। देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और लवणी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी ये सभी क्षेत्र फ्रेश वाटर की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, यानी बारिश तो होती है लेकिन हर 2-3 साल पे 4 साल पे अक्सर सूखा पड़ जाता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, यानी किसी साल बारिश हुई, किसी साल बारिश नहीं हुई, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। मान लीजिए एक झील है, इस झील का हम अति उपयोग कर लें, ये झील सूख जाए तो भी समस्या आ सकती है। या इस झील या नदी में हम कचरा मिला दें, जैसे दिल्ली में यमुना नदी बहती है तो यमुना नदी से होकर जाओगे तो आप वहां से बदबू आएगी, क्योंकि कारखानों की गंदगी, मल मूत्र सब उसमें विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे यमुना नदी का पानी एकदम खराब हो चुका है। ठीक, इस वजह से भी जल की समस्या, फ्रेश वाटर की, शुद्ध जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तो बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से सामना करना पड़ा, और जो जल है उनको हमने प्रदूषित कर दिया है। अब प्रदूषित जल तो थोड़ी पिएंगे हम, उसकी वजह से भी शुद्ध जल का हमको सामना, शुद्ध जल मिलने में हमको परेशानी हो रही है। अब जल संसाधनों का संरक्षण आगे देखते हैं। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। शुद्ध और पर्याप्त, एक तो शुद्ध जल हो, दूसरा पर्याप्त मात्रा में जल हो, तो ये एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर नहीं कदम उठाओगे तो बीमारियों से मरोगे। ठीक, यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना रहे हैं। एक तो अति उपयोग कर दिया तो जल का स्रोत ही सूख गया, दूसरा अगर जल है भी तो उसको प्रदूषित कर दिए, इसलिए हमारे लिए वो जल उपयुक्त नहीं रह गया। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, यानी जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। ठीक, तो जो कृषि रसायन है, या जो हमारा मल मूत्र है, या उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, ये सब हमारे जल को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। इनमें नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। अब ये सब जब मिल जाएंगे और वो जल हम पिएंगे तो हमको बीमारी तो होगी होगी।
इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी जो जीव पाए जाते हैं जल में, वो जल को शुद्ध करते हैं। जो भी प्रदूषण, जैविक प्रदूषण पड़ता है, उस जैविक प्रदूषण को वो जीव खा के समाप्त कर देते हैं और जल को स्वच्छ बनाए रहते हैं। लेकिन इस तरह के रसायनों की वजह से जैविक प्रदूषण उसे खाते नहीं है, खा नहीं पाते। खुद जैविक प्रदूषण, जैविक जीव जो हैं वो प्रदूषण को समाप्त करने वाले, वो खुद ही मर जाते हैं। इससे जल शुद्ध नहीं हो पाता है और हम उस जल को पीते हैं तो हम बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जितने भी ये हैं, चाहे मलमूत्र हो, चाहे उद्योग से निकलने वाला कचरा हो, रसायन हो, चाहे कृषि से निकलने वाला रसायन हो, अगर वो नदियों में मिलाना है उस जल को, तो पहले उस जल को शोधित कीजिए। उनमें जो गंदगी है उस गंदगी को निकालिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की गंदगी हो, चाहे वो रासायनिक गंदगी हो, चाहे वो ठोस गंदगी हो, सभी गंदगी को निकालिए। जब जल स्वच्छ हो जाए तब उस नदी में मिला दीजिए, ताकि हमको शुद्ध और पर्याप्त जल प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। वन और वन वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए पेड़ ढेर सारे हैं तो जल के प्रवाह को रोकेंगे, और जल जब यहाँ इकट्ठा होगा तो वो रिस के जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ये जल तेजी से बह के समुद्रों में मिल जाएगा। तो जो वनस्पति आवरण अगर अधिक होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो होगा वो रिचार्ज होगा। ठीक, नहीं तो कम रिचार्ज हो पाएगा और हमें अंडरग्राउंड वाटर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। यानी हम चाहे तालाबों में गड्ढे बना के कहीं भी बारिश के जल को संग्रहित किया जाए, और संग्रहित किया जाएगा तो तालाब से भी हम पानी ले सकते हैं, साथ में वो पानी रिस के अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, तो हम अंडरग्राउंड वाटर को भी यूज कर सकते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। देखिए यहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ठीक, अधिक प्रभावी विधि है स्प्रिंकलर सिंचाई करना, जो है वो अधिक प्रभावी विधि है। देखिए बेसिकली होता क्या है, आप भारत में पूरे खेत में पानी भर देते हैं। अब वो पूरा पानी मिट्टी में या पौधों के लिए उपयोग में नहीं आ पाता, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जितना पौधों की आवश्यकता है उतनी ही पानी का उपयोग डाला जाए, और वो कैसे उतना ही डाला जाएगा, स्प्रिंकलरों के माध्यम से। ठीक, तो आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग होगा, और जितना जरूरी होगा पौधे ले लेंगे, और ज्यादा जल वाष्प बन के नहीं उड़ पाएगा। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत ही उपयोगी होती है। बेसिकली पाइप लगा दिया जाता है, पूरे खेत में पाइप बिछा दिया गया और पाइप के माध्यम से पानी डाला जाता है। अब वो पाइप में जगह जगह छेद होता है और बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों पर ही गिरता है, तो पानी का वेस्टेज कम होता है और पौधों को भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो ये शुष्क एरिया में ड्रिप सिंचाई या टपकन विधि का उपयोग शुष्क एरिया में किया जाता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए क्या आप जानते हैं, मैं देख लेते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रह करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो वर्षा जल संग्रहण किसे कहलाता है, चाहे वो छत पे कीजिए, चाहे कोई गड्ढा करके कीजिए, ताकि जो बारिश का जल है वो इकट्ठा हो पाए। ठीक, उसे वर्षा जल संग्रहण कहते हो आप। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। ठीक, तो ये वर्षा जल संग्रहण हो गया। अब इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में देखेंगे।
सेकंड चैप्टर जो है क्लास 8 की ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए और इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा पाएं। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।